Hey guys, I welcome you all on my channel Mac and Unsolved Mystery। और आज हम थ्योरी ऑफ मशीन्स का एक नया चैप्टर बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस स्टार्ट करेंगे। So I request you all to please like, share and subscribe my channel to watch all the latest new videos on mechanical engineering, and also watch the previous videos which I have posted on my channel, and I have discussed about cam and followers and governors. So please watch the previous videos। अब आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, थ्योरी एग्जाम के लिए। तो बैलेंसिंग बैलेंसिंग का मतलब होता है संतुलन बनाना। ठीक है, बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? संतुलन बनाना। और इम्बैलेंस मतलब होता है असंतुलन। तो बैलेंस मतलब संतुलन और इसका उल्टा क्या होता है? असंतुलन। अब हमको बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस, बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस, रोटेटिंग का मतलब घूमता हुआ, मासेस का मतलब द्रव्यमान। तो हमको क्या करना है, यदि कोई द्रव्यमान घूम रहा है, ठीक है, और घूमने के कारण उसमें असंतुलन, असंतुलन मतलब इम्बैलेंसिंग आ रही है, वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अनबैलेंस हो गया है वो। तो अनबैलेंस होने के कारण उसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों बैलेंस करना पड़ेगा? क्योंकि यदि वो अनबैलेंस हो गया तो उसके ऊपर अपकेंद्री या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करेगा, जिसके कारण वाइब्रेशंस उत्पन्न होंगे और वो वाइब्रेशंस नॉइज प्रोड्यूस करेंगे और कंपोनेंट को नुकसान या डैमेज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस, मतलब जो घूमते हुए द्रव्यमान है उनको संतुलित करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, इसको और अच्छे से हम समझें, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक थाली है, एक प्लेट है, इसको आपको अपनी उंगली पे घुमाना है, ये आपकी उंगली है, इस पे आपको घुमाना है। तो आप क्या करेंगे? पहले आप प्लेट को अपनी उंगली के ऊपर रखेंगे और उसको बैलेंस करेंगे। वो बैलेंस कब कहलाएगी? कि जो आपकी उंगली की एक्सिस है, अक्ष है, ये एक्सिस है, इसी के अबाउट आप घुमाएंगे तो इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब जिस अक्ष के अबाउट वो थाली घूमेगी, तो उस एक्सिस को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो थाली घुमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो जो थाली है उसका केंद्र, उसका केंद्र आपको उस एक्सिस पे लाना पड़ेगा। पहले तो ये आपकी उंगली है, जब उसका केंद्र आपकी उंगली की एक्सिस पे आ जाएगा तो थाली बैलेंस हो जाएगी, तब आप उसको घुमा पाएंगे आसानी से। यदि मान लीजिए थाली का केंद्र आपकी एक्सिस पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस अक्ष के अबाउट आप उसे घुमाना चाहते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब जो एक्सिस आपकी उंगली से पास हो रही है, इसके अबाउट घुमाना है थाली को ऐसे। मान लीजिए प्लेट का केंद्र यहाँ पे है। प्लेट का केंद्र कौन सा केंद्र? सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण केंद्र। ठीक है, सेंटर ऑफ मास मतलब द्रव्यमान का केंद्र। दोनों लगभग एक ही होते हैं, इसमें भार को लिया जाता है, उसमें द्रव्यमान को। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लीजिए कि एक्सिस में नहीं आया है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके ऊपर नहीं है, तो क्या होगा? ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरफ भार करेगा तो प्लेट क्या होगी? यहाँ से नीचे गिर जाएगी। दूसरी चीज, जब आप इसको घुमाना चालू करेंगे इसी अवस्था में, तो ये जो सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे प्लेट का द्रव्यमान एकत्रित होगा। प्लेट का जो मास है वो यहाँ पे कंसंट्रेटेड कहलाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है? जहाँ पे उस पूरी वस्तु, बॉडी का मास इकट्ठा हो। तो इस पूरी प्लेट का मास कहाँ पे इकट्ठा होगा? यहाँ पे। तो जब आप एक घुमाएंगे इसको तो इसके ऊपर एक अपकेंद्री बल कार्य करने लगेगा। तो वो अपकेंद्री बल क्या करेगा? इम्बैलेंस करेगा। तो ये प्लेट में क्या होगा? वाइब्रेशंस होंगे और ये रोटेट नहीं कर पाएगा। तब आप क्या करेंगे? इसको बैलेंस करने के लिए जितना मास यहाँ पे है उतना ही मास आप उसके ठीक उल्टी दिशा में लगा दीजिए। उससे क्या होगा?
एक तो इनका भार बैलेंस हो जाएगा। भार बैलेंस होने के कारण क्या होगा कि इन दोनों भार के कारण प्लेट का जो केंद्र है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो एक्सिस पे आ जाएगा, बीचों बीच में जाएगा। मास दोनों यहाँ बराबर बराबर लगा दिए, तो प्लेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहाँ पे जाएगा? अक्ष के ऊपर, तो वो बैलेंस हो जाएगी। और जैसे ही वो बैलेंस हो गई, फिर आप इसको घुमाएंगे तो जितना अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ लग रहा था उतना ही यहाँ लगेगा। तो ये दोनों क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और प्लेट हमारी बैलेंस होके घूमने लगेगी बिना किसी वाइब्रेशंस के। तो इस तरीके, इसको हम बोलते हैं रोटेटिंग मास को बैलेंस करना। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें कहाँ है? जैसे शाफ्ट है, मान लीजिए ये एक शाफ्ट है और ये इसके ऊपर एक व्हील या पुली या गियर, कोई भी ऐसा रोटेटिंग कंपोनेंट लगा है जो गोल घूमता हो, ठीक है। ये शाफ्ट दो बियरिंग्स में लगी हुई है, यहाँ दो बियरिंग्स हैं, इस बियरिंग्स में इसको मान लीजिए ऐसे घूमना है, ठीक है। अब क्या होगा कि किस एक्सिस के अबाउट घूमना है? ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट इसको घूमना है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट इसको घूमना है। मान लीजिए कि ये जो पुली है या जो भी व्हील है, इसका केंद्र भी इसी एक्सिस पे आ रहा है। पुली का केंद्र कहाँ है? बीचों बीच है मान लीजिए, तो उसका केंद्र कहाँ है? इसी एक्सिस के ऊपर है। तब जब आप घुमाएंगे तो ये बैलेंस होके घूमेगी बिना किसी अपकेंद्री बल के। इसमें कोई अपकेंद्री बल नहीं लगेगा, कोई इम्बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये बैलेंस इसमें बना रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि इसका केंद्र एक्सिस पे ना होके इसका केंद्र यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसका जो कौन सा केंद्र? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास। अब क्या होगा जब ये घूमेगा? सॉरी ये डिस्टरबेंस क्या है, लॉकडाउन है तो बाहर फल फ्रूट्स वाले बहुत आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा तो ये कुछ दूरी पे आ जाएगा। अब जब ये घूमेगा तो इस केंद्र के कारण क्या होगा? इसके ऊपर एक अपकेंद्री बल कार्य करने लगेगा। ये अपकेंद्री बल इन बियरिंग्स के ऊपर प्रेशर डेवलप करेगा, वाइब्रेशंस डेवलप करेगा, नॉइज डेवलप करेगा, जिसके कारण ये पूरी की पूरी शाफ्ट क्या होगी? ऊपर नीचे वाइब्रेट होने लगेगी। इन वाइब्रेशंस के कारण जो शाफ्ट है उसको डैमेज हो सकता है, जो भी कंपोनेंट है मैकेनिकल कंपोनेंट उसको भी डैमेज हो सकता है। तो इन डैमेज से बचने के लिए हम क्या करेंगे? इस पुली का वेट को बैलेंस करेंगे। इसके ऊपर जो बल लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उस फोर्स को हम बैलेंस करेंगे। तो कैसे बैलेंस करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। ये डायग्राम हम समझ गए हैं। अब हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस के लिए कि किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। तो अभी हमने देखा कि किसी भी बॉडी के ऊपर, ठीक है, कोई भी जब मास गोल घूमता है, कोई शाफ्ट में लगा हुआ है, यदि मास का केंद्र शाफ्ट के केंद्र पे नहीं आ रहा है या जिस एक्सिस के अबाउट उसको घूमना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसका सीजी उस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? मास कुछ दूरी पे होगा अक्ष से, एक्सिस से। दूरी पे होने के कारण उसके ऊपर बल लगेगा। कौन सा बल? अपकेंद्री बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ पे देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जो क्या करेगा? उस शाफ्ट को बाहर की ओर खींचेगा, बेंड करने की कोशिश करेगा और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा। उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? एक दूसरा मास लगा देंगे ठीक उस मास के अपोजिट डायरेक्शन में। जहां पे मास था पहला, उसके ठीक अपोजिट दिशा में हम दूसरा मास लगा देंगे, ठीक है। जिसके कारण वो क्या होगा? उस अपकेंद्री बल को या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा। तो इस तरीके को हम बोलते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्या है? किसी रोटेटिंग मास को दूसरे मास की सहायता से बैलेंस करना, ताकि जो अपकेंद्री बल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो बैलेंस हो जाए। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस। अब देखिए बैलेंसिंग रोटेटिंग मास के चार केस हो सकते हैं। पहला केस है कि जो मास है, जो मास घूम रहा है, उस मास को आप बैलेंस करें दूसरे मास से उसी प्लेन पे। प्लेन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक शाफ्ट है, ये इसके ऊपर एक मास यहाँ लगा है कुछ दूरी पे, तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है? ये वाली है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन,
ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन मास कुछ दूरी पे है, उस एक्सिस पे नहीं आ रहा है, तो अनबैलेंस होगा। तो इसके ऊपर क्या करेगा, एक बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल कार्य करेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप ठीक इसके उल्टी तरफ एक दूसरा मास लगा देंगे। तो दूसरा मास का फोर्स यहाँ लगने लगेगा। ये फोर्स जितना इसके ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स यहाँ लगना चाहिए, तब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे और हम बोलेंगे कि बैलेंसिंग हो गई है। तो आपने क्या किया, जिस प्लेन पे ये वाला मास रोटेट कर रहा था उसी प्लेन पे दूसरा मास लगा दिया, तो इसको बोलते हैं सेम प्लेन पे। आपने बैलेंसिंग कहाँ करी है, उसी प्लेन के ऊपर बैलेंसिंग कर दी है। प्लेन का मतलब होता है सतह। तो जिस सतह पे वो प्लेन घूम रहा है उसी प्लेन पे आपने दूसरा मास लगा दिया है, ठीक है। दूसरा केस होता है बैलेंसिंग ऑफ सिंगल मास। एक सिंगल मास जो है घूम रहा है, उसको दो मास से दूसरे प्लेन्स में से, मान लीजिए ये शाफ्ट है, ये मास यहाँ पे लगा हुआ है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये मास क्या है, दूरी पे है, एक्सिस पे नहीं है। एक्सिस पे नहीं है तो क्या होगा, बैलेंस नहीं बनेगा। जब ये घूमेगा तो इसके ऊपर एक बाहर की ओर बल कार्य करेगा। बाहर की ओर बल कार्य करेगा तो क्या होगा, बैलेंस नहीं रह जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यदि हम दो अलग अलग मासेस कहीं और लगाएं दूसरे प्लेन पे, ठीक है, हमने दो अलग अलग मासेस लगाए दूसरे प्लेन पे। पहला मास मान लीजिए यहाँ लगा दिया, दूसरा मास यहाँ लगा दिया, ठीक उसके उल्टी दिशा में। तो इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ सिंगल मास बाय टू डिफरेंट मास, टू मासेस ऑन डिफरेंट प्लेन्स। तो इसका प्लेन कहाँ है, ये वाले प्लेन पे घूम रहा है वो, तो इसके दो प्लेन्स कहाँ है अलग, ये दो प्लेन्स हैं। तो दूसरा केस ये हो गया। तीसरा केस है कि बहुत सारे मासेस हैं, अभी तक हम एक ही मास देख रहे थे, अब बहुत सारे मासेस हैं एक ही प्लेन पे। मतलब एक, इसको आप ऐसे समझिए, एक ये प्लेन है, यहाँ बहुत सारे मासेस हैं, ठीक है, और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी ये लगे हुए हैं कि, तो ये सब एक्सिस ऑफ रोटेशन से सब कुछ कुछ दूरी पे हैं, ये सब घूम रहे हैं। तो सबके ऊपर क्या करेगा, अपकेंद्री बल कार्य करेगा, जिसके कारण इम्बैलेंस होगा। तो उस बैलेंस को बनाने के लिए हम एक और मास जोड़ेंगे कि वो इन सब को बैलेंस कर दे। तो उसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट मासेस इन सेम प्लेन। कहाँ पे मास लगाएंगे नया वाला, उसी प्लेन पे जहाँ पे वो सारे मासेस थे। तीसरा है बैलेंसिंग ऑफ मासेस इन डिफरेंट प्लेन्स। फिर इसको हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम पहले दो केसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास बाय अ सिंगल मास इन द सेम प्लेन। अब देखिए इसको, मान लीजिए एक शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट के अबाउट एक मास घूम रहा है जो उससे कुछ दूरी पे है। इसको ऐसे समझिए आप, इसे मान लीजिए एक शाफ्ट है, उस पर एक रोटर लगा हुआ है, ठीक है। शाफ्ट ये एक्सिस है इसकी, ये रोटर ऐसे घूमना चाहिए। अब मान लीजिए रोटर का केंद्र एक्सिस पे नहीं है, तो क्या होगा, बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी। रोटर का केंद्र यहाँ आ गया, तो रोटर का मास कहाँ है, यहाँ, कितनी दूरी पे, यहाँ से कुछ दूरी पे। तो इसके ऊपर क्या करेगा, बल कार्य करेगा। अब इसी प्लेन पे, जिस प्लेन पे ये रोटर है, यहीं पे हमने एक दूसरा मास लगा देंगे, उसके ठीक उल्टी 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में। तो दूसरा फोर्स कहाँ करेगा, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो इस तरीके का हम पहला केस देख रहे हैं। पहले केस में क्या है, देखिए ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये शाफ्ट की एक्सिस जिसके अबाउट घूमना है मास को। मास कहाँ है, शाफ्ट से कुछ दूरी पे है, यहाँ पे है मास, और मास है m1 किलोग्राम। कितना है, m1 किलोग्राम। और मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी है r1। एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कितनी है, r1। मतलब जिस एक्सिस के अबाउट उसको घूमना है वहां से वो r1 दूरी पे घूम रहा है। तो ये मास m1 है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कितनी है, r1, मास कितना है, m1। अब हमको उसी इसका साइड व्यू आप देखेंगे, यहाँ से जब आप साइड व्यू देखेंगे इसका, ठीक है, तो साइड व्यू में ये मास भी ऐसे ही दिखेगा और उसकी दूरी कितनी है, r1। और वो कैसा घूम रहा है, इस तरीके से वो शाफ्ट घूम रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस तरीके से वो घूम रही है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने दूसरा मास लगा दिया
ये वाला मास क्या कहलाएगा, डिस्टर्बिंग मास, जो डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहा है। फिर हमने इसके उल्टी तरफ एक दूसरा मास लगा दिया। जरूरी नहीं है कि जितना मास यहाँ पे है उतना ही मास आप यहाँ पे लगाएं। जरूरी क्या है कि जितना बल इस मास के कारण लग रहा है बाहर की ओर, अपकेंद्री बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उतना ही बल जो आपने बैलेंस करने के लिए लगाया उसके कारण लगना चाहिए, तब बैलेंसिंग होगी। ठीक है, मास बराबर भले ना हो लेकिन बल बराबर होने चाहिए, कंडीशन ये है। तो क्या होगा, ये मास m1 था, इसका रेडियस कितना था, एक्सिस से r1, आपने एक दूसरा मास लगाया, कितनी दूरी पे लगाया, r2 दूरी पे। तो ये दोनों मास के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न हो रहा है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब जाके हमारा सिस्टम बैलेंस होगा। तो पहले बल के कारण हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखें, मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाल का फॉर्मूला होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम क्या होता है, जो भी मास घूम रहा है वो, आर उस मास की त्रिज्या, रेडियस जिस एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है, और ओमेगा उसके घूमने की कोणीय गति, एंगुलर वेलोसिटी। तो पहले मास के लिए जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो m क्या हो जाएगा, m1, रेडियस कितना है उसका r1, और ओमेगा, तो ओमेगा ये दोनों एक ही गति से घूमेंगे, एक ही शाफ्ट में लगे हैं, तो ओमेगा इसके लिए दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो m2 के लिए क्या हो जाएगा, m2 r2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये दोनों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होंगे, मास पहले मास पे जो डिस्टर्बिंग है और दूसरा बैलेंसिंग मास पे। तो डिस्टर्बिंग मास पे कितना हो जाएगा, m1 r1 ओमेगा स्क्वायर, और जो बैलेंसिंग के लिए आपने लगाया है उस पर कितना हो जाएगा, m2 r2 ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों क्या होना चाहिए, आपस में बराबर। जब आप इनको इक्वेट करेंगे तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, m1 r1 बराबर m2 r2। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब हमारा सिस्टम बैलेंस कहलाएगा। तो आपको ये समझ में आया कि यदि आपको बोला जाए कोई शाफ्ट है, ठीक है, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक मास है, उससे कुछ दूरी पे है, मास कितना है m1, दूरी कितनी है r1, इसको बैलेंस करिए। तो कैसे, उसी प्लेन पे बैलेंस करना है, जिस प्लेन पे ये वाला मास घूम रहा है उसी प्लेन पे आपको बैलेंस करना है। तो आप क्या करेंगे, ठीक इसके उल्टी तरफ एक दूसरा मास लगा देंगे, m2, दूरी कितनी रखी उसकी आपने, r2। तो ये बैलेंस कब होगा, जब m1 r1 बराबर कितना होगा, m2 r2। तो ये कंडीशन है बैलेंसिंग, एक मास को बैलेंस करना है दूसरे मास से उसी प्लेन पे। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, m1 r1 बराबर m2 r2। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपको जो दूसरा मास m2 लगा रहे हैं वो बहुत कम रखना है, कम मास लगाना है, तो आप क्या करिए, उसकी दूरी बढ़ा दीजिए। आप r2 बढ़ा देंगे तो m2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कम मास आपको लगाना पड़ेगा। तो ज्यादा दूरी पे लगाएंगे मास तो कम मास लगाना पड़ेगा, ठीक है, और बैलेंस भी हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमने पहली देखी कि एक मास को बैलेंस करना है उसी प्लेन पे, तो इस तरीके से बैलेंस किया जाता है। दूसरा है, अब हमको एक सिंगल मास को बैलेंस करना है दो मासेस से। कैसे कंडीशन होगी, एक ये सिंगल मास है जो घूम रहा है कुछ दूरी पे एक्सिस से, हमको दो मासेस से, ठीक है। अब ये दो मास हम कहीं भी लगा सकते हैं, या तो जो डिस्टर्बिंग मास है उसके एक इस तरफ और एक इस तरफ, या फिर दोनों मासेस को हम एक ही तरफ लगा सकते हैं। ठीक है, एक ही तरफ लगाएंगे मतलब इसी तरफ हमने लगा दिए कहीं, कैसे लगाएंगे वो हम देखते हैं। तो यदि आप इस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए दो तरह की बैलेंसिंग करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके का अनबैलेंस होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है स्टैटिक बैलेंसिंग, दूसरा होता है डायनामिक बैलेंसिंग। क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और एक थ्योरी पेपर्स में पूछा जाता है। स्टैटिक बैलेंसिंग का मतलब, मान लीजिए कि शाफ्ट अभी घूम नहीं रही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक वर्टिकल शाफ्ट आपने ली है, बैटरी भी डाउन हो रही है, एक वर्टिकल शाफ्ट ली है, इसके ऊपर ये रोटर है, ठीक है, इसका केंद्र यहाँ पे आ गया, इससे कुछ दूरी पे आ गया। अब क्या होगा, ये अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस होने के कारण आप क्या करेंगे, ठीक इसके उल्टी तरफ एक दूसरा मास लगा देंगे, तो वो बैलेंस करने लगेगा इसको, ठीक है। अब जब ये घूमेगा तो जितना फोर्स इसके कारण होगा उतना ही फोर्स इसके कारण होगा। तो ये कंडीशन कहलाती है स्टैटिक बैलेंसिंग। स्टैटिक बैलेंसिंग की कंडीशन कब उत्पन्न होगी, जब ये जो मास घूम रहा है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहाँ पे आ जाएगा,
एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर। तो स्टैटिक बैलेंसिंग क्या होती है कि यदि रोटेटिंग मास, जो भी मास घूम रहा है, उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर आ जाए तो हम बोलेंगे कि स्टैटिक बैलेंसिंग हो गई है। स्टैटिक बैलेंसिंग जब हो जाएगी तो जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिस्टर्बिंग मास के कारण लग रहा था उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंसिंग मास के कारण लगने लगेगा। तो पहली कंडीशन ये कहलाती है किसकी? स्टैटिक बैलेंसिंग। तो स्टैटिक बैलेंसिंग क्या है कि यदि रोटेटिंग मास का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो भी, जैसे मान लीजिए एक ये शाफ्ट है, इस पे एक रोटर लगा है, ठीक है, रोटर का मास यहाँ पे है, केंद्रित है, तो ये कितनी दूरी पे? यहाँ पे। अब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे नहीं है, तो इसकी स्टैटिक बैलेंसिंग करने के लिए आप क्या करेंगे? दूसरा मास लगा देंगे यहाँ पे, ठीक, इसके अपोजिट। तो इन दोनों को मिला के सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे आ जाएगा? एक्सिस पे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण केंद्र जैसे ही एक्सिस पे आया तो हम बोलेंगे कि वो स्टैटिक बैलेंस हो गया है। स्टैटिक बैलेंस होने के कारण क्या होगा? जितना फोर्स बाहर की तरफ लग रहा था इस तरफ, उतना ही फोर्स इस तरफ लगने लगेगा। तो वो कंडीशन कहलाती है स्टैटिक बैलेंसिंग। अब क्योंकि आप एक मास को अलग प्लेन पे बैलेंस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक ये मास था, इसको बैलेंस करने के लिए आपने दूसरा मास यहाँ लगा दिया, ठीक है, तो इसकी स्टैटिक बैलेंसिंग तो हो जाएगी। स्टैटिक बैलेंसिंग मतलब इन दोनों का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इस एक्सिस पे तो आ जाएगा, और जितना बल इस पे लग रहा था उतना ही बल इसके कारण लगने लगेगा, बैलेंस। लेकिन इसके कारण एक कपल उत्पन्न होगा। कपल उत्पन्न क्या होता है? कपल की जब दो फोर्स अपोजिट दिशा में लगे, ठीक है, एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, और दोनों के बीच में कुछ दूरी हो जाए, तो ये क्या करते हैं? घुमाने की कोशिश करने लगते हैं शाफ्ट को। तो ये क्या करेंगे? देखिए आप ऐसे घुमाएगा, ये इस तरफ घुमाने लगेगा, तो जो बियरिंग्स है उस पर क्या होगा? यहाँ पे वाइब्रेशंस डेवलप होने लगेंगे। तो ये कंडीशन जो अनबैलेंस हो रहा है, ये किसके कारण है? कपल के कारण। कपल क्या होता है? दो फोर्स जब अपोजिट दिशा में लगते हैं और दोनों के बीच में दूरी हो, तो इसको हम बोलते हैं कपल। कपल मतलब जोड़ी। तो एक फोर्स, दोनों एक जैसे फोर्स हैं, कपल में क्या होता है? दोनों एक जैसे फोर्स हैं और दोनों के बीच में दूरी हो, तो उसको बोलते हैं कपल। तो क्योंकि आप बैलेंसिंग किस तरीके से कर रहे हैं? एक मास को दूसरे प्लेन पे बैलेंस कर रहे हैं। ये डिस्टर्बिंग मास था, आपने मास दूसरे प्लेन पे लगा दिया, तो क्या होगा? जितना फोर्स यहाँ लगेगा उतना ही फोर्स यहाँ लगेगा। इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो आप ले आए एक्सिस के ऊपर, आपने स्टैटिक बैलेंसिंग कर दी, लेकिन क्या है? कपल काम करने लगा। देखिए दोनों के बीच में दूरी भी है और दोनों अपोजिट दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? शाफ्ट को घुमाएंगे ऐसे, जिसके कारण बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए बोलते हैं डायनामिक बैलेंसिंग। तो डायनामिक बैलेंसिंग क्या होता है कि ये जो कपल, ऐसा कोई भी कपल उत्पन्न हो रहा है, सब मिला के कपल कितना होना चाहिए? 0। मतलब नेट कपल नहीं आना चाहिए, शाफ्ट के ऊपर कोई भी कपल नहीं आना चाहिए। तो द नेट कपल ड्यू टू डायनामिक फोर्सेज एक्टिंग ऑन द शाफ्ट इज 0। तो मान लीजिए आपने दूसरे प्लेन पे भी बैलेंस किया, तो उन सब के कारण जो कपल आएगा वो कुल मिला के कितना होना चाहिए? 0। तो डायनामिक बैलेंसिंग क्या होती है कि पहला स्टैटिक बैलेंसिंग तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ कपल भी कितना होना चाहिए? सब मिला के 0। तो जब हम किसी प्लेन को दूसरे प्लेन पे बैलेंस करेंगे तो हम ये दोनों कंडीशन चेक करेंगे कि वो स्टैटिक बैलेंस भी हो और साथ ही साथ वो डायनामिक बैलेंसिंग भी हो। तो चलिए देखते हैं। तो इस केस में दो कंडीशंस होती हैं। पहला केस हमने बताया कि जब जो डिस्टर्बिंग मास है उसको बैलेंस करने के लिए आप दो मास लगा रहे हैं उसकी दोनों ओर, ठीक है, डिस्टर्बिंग फोर्स को बैलेंस करने के लिए दो मास आप कहाँ लगा रहे हैं? उस मास के दोनों ओर। तो हमारा मास कहाँ पे है? देखिए जैसे एक ये शाफ्ट है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इसके अबाउट वो गोल घूमेगा। मास कहाँ लगा है? ये लगा है मास, और ये कुछ ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो मास कितना है? मान लीजिए m है, मास है m किलोग्राम, मास है m किलोग्राम, ठीक है। और उसका रेडियस, यदि आप यहाँ से देखेंगे तो आपको रेडियस दिखने लगेगा। रेडियस कितना है उसका? r। ये मास है और उसका रेडियस कितना है? r। इस मास को आपको बैलेंस करना है दो मासेस लगा के, और दोनों मासेस दूसरे प्लेन पे। इसका प्लेन कहाँ है? ये इसका प्लेन ऑफ रोटेशन है। तो दो प्लेन, एक प्लेन यहाँ पे, एक प्लेन यहाँ पे। पहला प्लेन उस मास से L1 दूरी पे है, दूसरा प्लेन पहले प्लेन से L2 दूरी पे है। ये समझ में आया आपको? हम क्या कर रहे हैं? हम एक मास को बैलेंस कर रहे हैं दो मासेस से, और दो मासेस जो है वो दोनों दूसरे प्लेन्स में हैं, डिफरेंट प्लेन्स पे हैं, अलग अलग प्लेन के ऊपर हैं। तो पहला मास जो
डिस्टर्बिंग मास है वो कहाँ पे है, ये रहा, उसका रेडियस कितना है r1, मतलब वो एक्सिस से कितनी दूरी पे घूम रहा है, r दूरी पे, जिसके कारण क्या होगा, उसके ऊपर अपकेंद्री बल आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। इसको बैलेंस करने के लिए हम दो मासेस लगा रहे हैं, एक मास L इस L प्लेन पे और एक मास लगा रहे हैं M प्लेन पे, दो प्लेन है L और M। दोनों मास कहाँ लगाएंगे, ठीक उस मास के उल्टी दिशा में, जैसे ये मास इधर पे है तो आप इसके ठीक 180 डिग्री पे, जब आप साइड से देखेंगे, ठीक है, देखिए कैसे, मैं इसको बता देता हूँ। मान लीजिए एक ये रोटर है गोल, ठीक है, ये इसकी एक्सिस है, यहाँ पे मास है इसका। अब इसको बैलेंस करने के लिए आप, छोटा बनाना पड़ेगा डायग्राम, ये रोटर है, ठीक है, इसका मास यहाँ पे, इसको बैलेंस करने के लिए आपने एक मास यहाँ लगाया, एक मास इस प्लेन पे, तो ये जो इसका ठीक जहाँ पे यहाँ पे था, इसके ठीक अपोजिट यहाँ पे आपने मासेस लगाए हैं, तो ये मास कितना है m, दूसरा मास आपने यहाँ लगाया m1, तीसरा मास लगाया m2, तो इसका प्लेन कहाँ पे ये है, और दूसरा मास कहाँ है, यहाँ से L1 दूरी पे है, यहाँ से L2 दूरी पे, ये L1 ये L2, ठीक है, और ये मास आपने यहाँ लगाया, ये मास की दूरी कितनी है r, इसकी दूरी है r1, इसकी दूरी है r2। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है, तो इसको आप फिर से अच्छे से देखिए, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो डिस्टर्बिंग मास है वो है m, साइड से देखेंगे तो उसका रेडियस कितना है r, फिर आपने इसको बैलेंस करने के लिए दो मास लगाए, ठीक उसके उल्टी तरफ दो मास लगाएंगे, और प्लेन उसका दूरी पे है कुछ, ठीक है, ये साइड व्यू है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ से जो प्लेन है वो L1 दूरी पे, यहाँ से प्लेन है L2 दूरी पे, ये प्लेन है M, ये प्लेन है L, यहाँ पे आपने मास लगाया है M1, यहाँ मास आपने लगाया है M2, और इस मास का रेडियस है, यहाँ से आप देख रहे हैं R1, और इस मास का रेडियस है R2। टोटल जो डिस्टेंस है L और M के बीच में, L प्लेन और M प्लेन, इनके बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L1 प्लस L2, जो उसको हम बोलेंगे L। अब बैलेंस करना है, तो मैंने आपको बताया इसको बैलेंस करने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कौन कौन सी, पहला तो स्टैटिक बैलेंस। स्टैटिक बैलेंस का मतलब क्या होता है, जितना फोर्स डिस्टर्बिंग के कारण लग रहा है उतना ही फोर्स बैलेंसिंग के कारण लगना चाहिए। और डायनामिक बैलेंस, डायनामिक बैलेंस मतलब इनके कारण जो कपल उत्पन्न हो रहा है, कपल कितना होती है, नेट कपल जीरो। तो नेट कपल जीरो कब होगा, जब इन फोर्सेस के कारण, ये जो फोर्सेस लग रहे हैं इनके कारण उत्पन्न होने वाला मोमेंट, मोमेंट मतलब आघूर्ण, टोटल मोमेंट कितना हो, जीरो, तो कपल भी हो जाएगा जीरो। कैसे होगा वो मैं बताऊंगा आपको। तो पहले हम स्टैटिक बैलेंसिंग करेंगे, तो क्या स्टैटिक बैलेंसिंग क्या होती है कि जितना फोर्स इसके कारण लग रहा है उतना ही फोर्स इनके कारण लगना चाहिए मिला के। तो क्या होगा, उसके कारण इनका गुरुत्वाकर्षण केंद्र एक्सिस पे आ जाएगा, और गुरुत्वाकर्षण केंद्र एक्सिस पे आ गया तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक बैलेंसिंग। तो आप मुझे बताइए डिस्टर्बिंग मास के कारण कितना फोर्स लगता है, मास कितना है m, मास कितना है m, उसका रेडियस कितना है r, तो फोर्स कितना लगेगा mr ओमेगा स्क्वायर। ये किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों के कारण जो फोर्स लग रहा है, तो पहले के कारण कितना लगेगा, मास कितना है m1, रेडियस कितना है r1, स्पीड कितनी रहेगी सेम ओमेगा स्क्वायर, दूसरा कितना है प्लस m2 r2 ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा तीनों में से, तो बचेगा क्या, mr बराबर m1 r1 प्लस m2 r2। तो ये कंडीशन हो जाएगी कौन सी, स्टैटिक बैलेंसिंग की। तो स्टैटिक बैलेंसिंग की कंडीशन देखते हैं, देखिए अनबैलेंस जो डिस्टर्बिंग फोर्स है उसके कारण फोर्स कितना था mr ओमेगा स्क्वायर, पहला बैलेंसिंग मास के कारण कितना है m1 r1 ओमेगा स्क्वायर, दूसरे के कारण कितना है m2 r2 ओमेगा स्क्वायर। तो टोटल फोर्स बैलेंस होना चाहिए स्टैटिक बैलेंसिंग के लिए, तो क्या होना चाहिए, mr ओमेगा स्क्वायर बराबर m1 r1 ओमेगा स्क्वायर प्लस m2 r2 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, बचा क्या, mr बराबर m1 r1 प्लस m2 r2। तो ये पहली कंडीशन है, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, mr बराबर m1 r1 प्लस m2 r2। अब हम डायनामिक बैलेंसिंग देखें, डायनामिक बैलेंसिंग क्या होती है कि कपल कितना होना चाहिए, जीरो। तो कपल जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे कि किसी भी प्लेन के अबाउट, कोई भी प्लेन के अबाउट मोमेंट लेंगे। अब मोमेंट क्या होता है, मोमेंट मतलब जो बल लग रहा है और उस बल की दूरी, इन दोनों का गुणा, मल्टीप्लिकेशन, वो
उन सब जितने भी मोमेंट लग रहे हैं सब मिला के कितना होना चाहिए, 0। तो हम क्या करेंगे, पहला एल प्लेन, इस प्लेन के अबाउट मोमेंट लेंगे। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो इसके ऊपर आप केंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, और इसके ऊपर भी 3 फोर्स लग रहे हैं। तो आप इस प्लेन पे मोमेंट लीजिए। मोमेंट क्या होता है, फोर्स और उसकी दूरी का गुणा। तो पहला फोर्स कौन सा है, ये वाला है। फोर्स कितना है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और उसकी दूरी कितनी है, यहाँ से जिस प्लेन के अबाउट आप ले रहे हैं L1, तो इंटू कितना हो जाएगा L1। ये किस तरफ घुमा रहा है, ये ऊपर इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दूसरा ये वाला किस तरफ घुमाएगा, क्लॉकवाइज। तो आप चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेके, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके सबको जोड़ दीजिए और बराबर कितना कर दीजिए, 0। तो इक्वेशंस क्या बनेगी, पहला आप किस प्लेन के अबाउट ले रहे हैं, इसके अबाउट। तो पहला इसके कारण कितना हो जाएगा, m1 एम आर ओमेगा स्क्वायर, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस ले लीजिए आपने, माइनस। फिर इसके कारण क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, तो प्लस, ये कितना है m2 r2 ओमेगा स्क्वायर। अब इसके कारण कोई मोमेंट आएगा क्या, ये जो m1 है इसके कारण कोई मोमेंट आएगा क्या, इस प्लेन पे, इस प्लेन पे इसके कारण कोई मोमेंट आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इस पे बल तो आ रहा है लेकिन इस बल की दूरी कितनी है यहाँ से, 0। तो मोमेंट भी कितना हो जाएगा, 0। तो यदि आप एल प्लेन के अबाउट मोमेंट लेंगे, इस प्लेन के अबाउट मोमेंट लेंगे, तो 2 फोर्सेस के कारण मोमेंट आ रहा है, इसके कारण और इसके कारण, और दोनों एक दूसरे से उल्टी दिशा पे हैं। तो इन दोनों को मिला के मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो इक्वेशन देखिए, हम देख लेते हैं क्या बनी। सबसे पहले हमने एल प्लेन पे देखा है ना, तो एल प्लेन वाली इक्वेशन यहाँ पे लिखी है, क्या थी, एफ सी इंटू L1। एफ सी फोर्स कितना था, एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू L1। दूसरा कितना था, M2 वाला फोर्स, M2 फोर्स ये था M2 R2 ओमेगा स्क्वायर। इसकी दूरी कितनी थी यहाँ से, L1 प्लस L2 ना, टोटल L है, स्क्वायर बोला हमने, तो इसमें कितना हो जाएगा, M2 R2 ओमेगा स्क्वायर इंटू L। L की जगह आप क्या लिख सकते हैं, L1 प्लस L2। तो पहली इक्वेशन ये मिल गई। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि एक ऊपर लग रहा था एक नीचे लग रहा था, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। अब आप दूसरा प्लेन देखिए, दूसरा प्लेन कौन सा है, दूसरा प्लेन एम प्लेन। यदि आप इसके अबाउट मोमेंट लेंगे, तो इसके अबाउट मोमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक मोमेंट इसके कारण आएगा, दूसरा मोमेंट इसके कारण आएगा। इसके कारण कोई मोमेंट आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी दूरी कितनी है, 0। तो इसके कारण मोमेंट कितना आएगा, फोर्स कितना है, एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू उसकी दूरी कितनी है, L2। ये बराबर किसके होगा, जो इसके कारण आ रहा है। इसके कारण मोमेंट कितना आ रहा है, m1 r1 ओमेगा स्क्वायर इंटू दूरी कितनी है, टोटल L1 प्लस L2, इसको L बोला है तो L। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू L2 बराबर m1 r1 ओमेगा स्क्वायर इंटू L। इसकी इक्वेशन हम देख लेते हैं, देखिए ये आई, एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू L2 बराबर m1 r1 ओमेगा स्क्वायर इंटू L। ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, m1 r1 इंटू L बराबर mr L2। तो एक इक्वेशन ये मिल गई, एक इक्वेशन ये मिल गई, और एक इक्वेशन हमें कहाँ मिली थी पहले, ये वाली। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप m1 और m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि आपको कितना कितना मास लगाना पड़ेगा दोनों प्लेन्स में। पहले प्लेन में कितना कितना मास आपको लगाना पड़ेगा, तो इसका न्यूमेरिकल आएगा, तो आप ये इक्वेशंस का उपयोग कर सकते हैं। तो आप पता लगा सकते हैं कि m1 कितना लगाएंगे और m2 कितना लगाएंगे और कितनी कितनी दूरी पे लगाएंगे वो भी, ठीक है, ये बन जाएगा। दूसरा एक और चीज़ आप क्या करें, आप इसके अबाउट भी मोमेंट ले सकते हैं। यदि आप इस प्लेन के अबाउट मोमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक मोमेंट इसके कारण आएगा और एक मोमेंट इसके कारण। ये कहाँ घुमाएगा, ये क्लॉकवाइज, और ये कहाँ घुमाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या मिल जाएगा आपको, जैसे आप इसके कारण मोमेंट लेंगे M2 के कारण, तो M2 के कारण मोमेंट कितना आएगा, M2 R2 ओमेगा स्क्वायर, तो फोर्स हो गया इंटू इसकी दूरी कितनी है, L2। ये बराबर किसके होगा, m1 r1 ओमेगा स्क्वायर इंटू L1। तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, बचेगा कि m2 r2 इंटू L2 बराबर m1 r1 इंटू L1। तो एक कंडीशन ये मिल जाएगी। तो इन चारों इक्वेशंस की मदद से आप 4 चीज़ें निकालेंगे, m1 m2 L1 L2, या m1 m2 r1 r2, जो भी आपको पूछा जाए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखें कि यदि हम सिंगल मास को बैलेंस कर रहे हैं
और इस तरीके से बैलेंस करें कि दोनों जो बैलेंसिंग मासेज हैं वो दूसरी तरफ हैं, एक ही तरफ है मतलब उसके। तो ये डिस्टर्बिंग मास है जो डिस्टर्ब कर रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए हमने दो मास लगाए, एक इधर और एक इधर। तो देखिए मास किस तरीके से लगाएंगे, यदि ये ऊपर है तो बीच वाला मास नीचे लगाएंगे और तीसरा वाला मास ऊपर। साइड से देखेंगे आप तो कैसे देखेगा, ये वाला मास इधर है, ये वाला मास नीचे है, ये वाला मास ऊपर है, और इनके बीच में कुछ दूरी भी है, ठीक है। ये L1 है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमने क्या ली थी, जो M1 मास है उसकी दूरी है L1, जो M2 मास है उसकी यहाँ से दूरी, M से दूरी ये है L2, ठीक है। और M1 M2 के बीच में दूरी कितनी है L, M1 और M2 के बीच में दूरी कितनी है L। तो ये इसकी दूरी कितनी है यहाँ से L1, इसकी दूरी यहाँ से कितनी है L2, और M1 M2 के बीच में दूरी कितनी है L। पहले भी देखिए ध्यान में रखें मैं ये लिया था, M1 और M2 के बीच की दूरी क्या ली है L। देखिए ये M मास है, M मास से M1 की दूरी L1, M मास से M2 की दूरी L2, और M1 और M2 के बीच की दूरी है L। उसी प्रकार यहाँ पे भी आप देखें तो ये M मास है, M मास से M1 की दूरी है L1, M2 की दूरी है L2, और M1 M2 के बीच की दूरी कितनी है L। अब आप इसमें भी वही स्टैटिक बैलेंसिंग और डायनामिक बैलेंसिंग लगाएं। स्टैटिक बैलेंसिंग क्या कहती है, टोटल फोर्स बराबर होने चाहिए, तो इसके कारण जितना फोर्स लग रहा है और इसके कारण ये बराबर किसके होने चाहिए, इसके कारण। तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे, बराबर किसके करेंगे, इसके। तो इक्वेशन क्या बनेगी, सबसे पहले इसके कारण कितना फोर्स लगेगा, मास कितना है m, रेडियस कितना है r, स्पीड कितनी है ओमेगा स्क्वायर, इसके कारण फोर्स, प्लस इसके कारण भी फोर्स ऊपर लगेगा, कितना लगेगा m2, रेडियस कितनी होगी r2, स्पीड कितनी ओमेगा स्क्वायर। ये बराबर किसके होना चाहिए, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है इसके कारण कितना लगेगा m1 r1 ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा 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 कर दिए, बचेगा क्या mr बराबर प्लस m2 r2 बराबर m1 r1। तो इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाएगी, वो किसके अनुसार चेंज होगी, मास की जो स्थिति है, मास कहाँ पे लगाया है उसके अनुसार पोजीशंस चेंज होती हैं। अब डायनामिक बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे, हम प्लेन्स के अबाउट मोमेंट लेंगे। जैसे आपने मान लीजिए इस प्लेन के अबाउट मोमेंट लेंगे, तो किसके कारण मोमेंट आएगा, एक तो इस फोर्स के कारण, एक इस फोर्स के कारण। तो मोमेंट आप ले सकते हैं, मोमेंट क्या होगा, ये जो भी फोर्स है, फोर्स कितना है m1 r1 ओमेगा स्क्वायर इंटू दूरी कितनी लेंगे इसकी L1, ये बराबर किसके होगा, इसके कारण कितना होगा m2 r2, दूरी कितनी है इसकी L2, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू L2। तो ये हो जाएगी डायनामिक बैलेंसिंग। तो डायनामिक बैलेंसिंग कैसे करते हैं, सारे मोमेंट्स का सम कितना कर देते हैं, जीरो। तो जो मोमेंट्स एक दिशा में लग रहे हैं बराबर जो मोमेंट्स दूसरी दिशा में लग रहे हैं। तो हम इसकी इक्वेशंस देख लेते हैं। देखिए पहला मैंने क्या बताया, फोर्सेस का स्टैटिक बैलेंसिंग, तो mr प्लस m2 r2 बराबर m1 r1 कैसे आया, जितना फोर्स इसके कारण और इसके कारण लग रहा था m और m2 के कारण, m के कारण इतना फोर्स, m2 के कारण इतना फोर्स, वो बराबर किसके होगा, इसके कारण। तो बराबर हो गया m1 के कारण, ओमेगा ओमेगा कट गया, तो पहली इक्वेशन मिल गई ये। दूसरा हमने मोमेंट लिया, पहला हमने मान लीजिए m प्लेन के अबाउट, m प्लेन कौन सा था, ये है m प्लेन, इसके अबाउट आप मोमेंट लेंगे। तो कौन कौन से फोर्स के कारण मोमेंट आएगा, इसके कारण और इसके कारण। इसके कारण मोमेंट कितना आएगा, m के कारण मोमेंट आएगा जो भी फोर्स है mr ओमेगा स्क्वायर, दूरी कितनी है उसकी यहाँ से L2, तो इंटू L2। दूसरा मोमेंट इसके कारण कितना आएगा m1 r1 ओमेगा स्क्वायर इंटू L, यहाँ से दूरी कितनी इसकी L। फिर आप दूसरे प्लेन के अबाउट, किसी और प्लेन के अबाउट ले लीजिए, इसके अबाउट ले लीजिए। तो इसके अबाउट आप इक्वेशन खुद से बनाइए। तो ये इक्वेशंस आपको मिलेगी कौन सी, ये वाली इक्वेशंस, ये इक्वेशन मिलेगी, ये इक्वेशन जब आप इसके अबाउट लेंगे। कैसे, पहला मोमेंट आप मान लीजिए ये वाला ले रहे हैं, कौन कौन से दो फोर्सेस के कारण मोमेंट आएगा, मोमेंट आएगा एक तो इसके कारण, दूसरा इसके कारण। इस प्लेन के अबाउट जब आप लेंगे, क्योंकि इसके कारण तो जीरो हो जाएगा क्योंकि दूरी इसकी जीरो है इस प्लेन से दूरी, ठीक है। तो ये वाले के कारण कितना आएगा m2 r2 ओमेगा स्क्वायर इंटू L2 बराबर, ये कितना है, ये है m1 r1 ओमेगा स्क्वायर इंटू L1, ठीक है। यहाँ पे देखिए गलती लिख दी इन लोग ने, यहाँ पे देखिए गलत कर दिया है भाई साहब ने, नहीं भाई साहब ने क्या लिया है, भाई साहब ने इसके अबाउट मोमेंट लिया है।
तो इसके अबाउट आप मोमेंट लेंगे तो कौन कौन से दो प्लेन है, एक ये वाला फोर्स है, एक ये वाला फोर्स है। तो ये दोनों की इक्वेशंस आप बनाएंगे जब, तो इक्वेशंस क्या बन जाएगी, ये वाली। तो ये आप डिराइव करके बताइएगा कि आपको बनी कि नहीं बनी। तो इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है, बस आपको दो बैलेंसिंग करनी, स्टैटिक बैलेंसिंग। स्टैटिक बैलेंसिंग में क्या करते हैं, टोटल फोर्स जो है बराबर होना चाहिए, जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। डायनामिक बैलेंसिंग में क्या करते हैं कि मोमेंट लेते हैं, किसी भी प्लेन के अबाउट मोमेंट कितना होना चाहिए, जीरो। तो जितना फोर्स एक दिशा में लग रहा है वो बराबर दूसरी दिशा के जब होगा तब टोटल फोर्स कितना होगा, जीरो। तो एक दिशा के मोमेंट को आप दूसरी दिशा के मोमेंट से इक्वल कर दीजिए तो नेट मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। तो इस प्रकार आप इक्वेशन बना सकते हैं, खुद से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि इक्वेशन कैसे बनी है। तो इस प्रकार हम बैलेंसिंग करते हैं रोटेटिंग मास की। तो आज की क्लास में हमने तीन तरीके की बैलेंसिंग देखी। एक बैलेंसिंग हमने देखी यदि हम सेम प्लेन पे बैलेंस कर रहे हैं तो इसमें केवल स्टैटिक बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कपल नहीं उत्पन्न होगा तो मोमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जितना फोर्स इसके कारण लग रहा है उतना ही फोर्स इसके कारण लगेगा, m1r1 बराबर m2r2 हो जाएगा इसमें। दूसरा हमने देखा यदि हम सिंगल मास को दो मास से बैलेंस कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा, तो दो कंडीशन हो सकती है, यदि डिस्टर्बिंग मास बीच में हो और बैलेंसिंग मास साइड में हो तो क्या होगा, टोटल फोर्स पहले बैलेंस करना पड़ेगा, जितना फोर्स इसके कारण है उतना ही फोर्स इनके कारण लगना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। फिर कपल बैलेंस होना चाहिए, कपल बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, मोमेंट लेते हैं। मोमेंट आप किसी भी प्लेन के अबाउट ले सकते हैं, इसके अबाउट ले लीजिए, चाहे इसके अबाउट चाहे इसके अबाउट। तो जितनी इक्वेशन चाहिए आप बना सकते हैं तीनों प्लेन्स के अबाउट लेके मोमेंट। दूसरा हमने देखा कि यदि डिस्टर्बिंग मास एक तरफ है और बैलेंसिंग मास एक तरफ है, यहाँ डिस्टर्बिंग मास है, बैलेंसिंग मास यहाँ लगाए हैं। तो बैलेंसिंग मास किस तरीके से लगाएंगे, यदि मास ऊपर है तो एक मास नीचे लगेगा, एक मास ऊपर लगेगा। कंडीशन इसमें भी वही है, टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए, जितना फोर्स इनके कारण ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स इसके कारण नीचे लगना चाहिए। दूसरी डायनामिक बैलेंसिंग की कंडीशन क्या है कि जो मोमेंट आ रहा है, मोमेंट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यदि आप इसके अबाउट मोमेंट लेंगे तो किसके कारण मोमेंट आएगा, एक इसके कारण आएगा, एक इसके कारण आएगा। तो जितना मोमेंट इसके कारण आ रहा है उतना ही मोमेंट इसके कारण आना चाहिए। मोमेंट कैसे लेते हैं, फोर्स इंटू दूरी। फोर्स क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से दूरी ले लेंगे, इसके कारण भी एम आर ओमेगा स्क्वायर, जो भी मास है m1 और इसकी दूरी यहाँ से l1, इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। यदि दूसरे प्लेन के अबाउट लेंगे तो दूरियाँ चेंज हो जाएंगी। तो इस प्रकार हम बैलेंसिंग करते हैं रोटेटिंग मासेस की। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ये जो कंटेंट है मैंने थ्योरी ऑफ मशीन्स की RS खुरमी से लिया है, जो एस्टान पब्लिकेशंस की बुक है। आप बुक प्रेफर कर सकते हैं, सारे कंटेंट आपको उस बुक में मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से न्यूमेरिकल देखिए, फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपसे न्यूमेरिकल्स बने कि नहीं बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैक एंड अनसॉल्व मिस्ट्री। हैव अ गुड डे।